हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और साथ ही उन्हें अच्छे से एनालाइज भी कर रहे थे। दोस्तों, ज़्यादातर वीडियोस में मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है या कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना ही है। इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स से हेल्प मिले। और दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए मैं जीके के, आरआरबी के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिन्हें हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से कवर करेंगे। यानी कि आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट है उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आरआरबी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और इससे हमें एनालाइज करने में बहुत ईजी रहेगा दोस्तों, कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसकी एक वीडियो आ चुकी है और आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख लें और अच्छे से समझ लें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पहले कवर करें। हम लोगों ने हिस्ट्री दोस्तों स्टार्ट कर दिया है और उसका जो सेकंड टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमारा चल रहा है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक दर। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करती है वह बैंक दर कहलाती है। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आरबीआई आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। बैंक दर में कमी के कारण बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना सस्ता हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशज खेल कलरीपायट्टू मूलतः किस राज्य से है? दोस्तों, जैसा कि हमें नाम से ये पता चल रहा होगा कि इस टाइप के नाम हमारे भारत के साउथ एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। देशज खेल कलरीपायट्टू मूलतः केरल राज्य का एक मार्शल आर्ट है और इसे भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। कलरीपायट्टू का उपयोग दक्षिण भारत में राजवंशों द्वारा युद्ध की एक संहिता के रूप में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को गिरफ्तारी के मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है और इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के का के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सुशील कुमार। सुशील कुमार का संबंध निशानेबाजी से नहीं है, बल्कि इनका संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता और कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्र नए पद का निर्माण किया। धर्म महापात्र उच्च अधिकारी थे और इन अधिकारियों का मुख्य कार्य जनता को धम्म की बातें समझाना, उनमें धम्म की प्रति रुचि पैदा करना और धम्म महापात्र समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करते थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 93 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन के यादगार के रूप में अमेरिका को फ्रांसीसी लोगों द्वारा दिया गया एक उपहार था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नृत्य कला से। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द नृत्य कला भारतीय कला से संबंधित है और नृत्य कला 64 कलाओं में से एक है। इस कला में हाव भाव के साथ ही गति को नृत्य कहा जाता है। नृत्य में अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और इस संस्था ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वात, रक्त या गाउट। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को वात, रक्त या गाउट कहा जाता है। गाउट गठिया का जटिल रूप होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। पीएन जंक्शन एक अर्धचालक के अंदर दो अर्धचालक सामग्री प्रकारों अर्थात पी प्रकार और एन प्रकार के बीच एक इंटरफेस या सीमा है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करिए ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ रटने के लिए नहीं होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो सबसे पहले कोई भी टॉपर्स हों या हमारे टीचर्स हों यही सजेशंस देते हैं कि सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। दोस्तों इसके कई फ़ायदे होते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पेपर पैटर्न कैसा चल रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल हर पेपर के अलग अलग पैटर्न है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग जीके, क्योंकि जीके इतना बड़ा है, जीके का सिलेबस इतना बड़ा है दोस्तों कि आप लोग बिना एनालाइज किए पूरा जीके एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग एनालाइज कीजिए, वीडियो पूरी देखिए और समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर कितने सालों में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वर्ष में। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है। समर गेम्स और विंटर गेम्स अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। 1900 ईस्वी में पेरिस में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया और नॉर्मन प्रीचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। इस प्रक्रम में ना तो ऊष्मा अंदर से बाहर जाती है और ना ही बाहर से अंदर आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है वह ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। ये पदार्थ जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित हो जाते हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो दोस्तों राम सेतु परियोजना यानी कि राम सेतु हमारा श्रीलंका के पास है और उससे किसे जोड़ा जा रहा है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। राम सेतु परियोजना के माध्यम से मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जाता है और पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है और मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1950 को। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महान्यायवादी को। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य महान्यायवादी का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है और महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार प्रतिनिधित्व भी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था। कांग्रेस के पुनः सत्तारूढ़ होने पर छठी पंचवर्षीय योजना लागू की और इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 ईस्वी था और इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल कर्तन बल प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पन्ना जिला। हीरों के लिए भारत का मध्य प्रदेश राज्य का पन्ना जिला प्रसिद्ध है। पन्ना हीरों के खान के साथ साथ प्राचीन और सुंदर मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश के प्रथम शासक दोस्तों हरिहर प्रथम हुआ, जिसने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना केरल राज्य में स्थित है और यह परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। इसके द्वारा जल आपूर्ति एवं विद्युत की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हुआंग हो। हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यह नदी बाढ़ के समय अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है।
जिसके कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यह नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह को सांध्य तारा के रूप में या सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा शुक्र को। दोस्तों, शुक्र ग्रह को सांझ या सांध्य का तारा या भोर का तारा कहते हैं। यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे इस सेट के पूरे 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट सेट कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से करिए और दोस्तों प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होती है किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। और आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी।